बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम तो खैर वैसे बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर्स है, लेकिन इसके अंदर एक फर्दर पर्टिकुलर टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब ये होता है कि जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है कैश के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए, अब वो दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एसेट परचेज। अगर कंपनी को कोई एसेट खरीदनी है और उसके बदले में पैसे की जगह कंपनी डिबेंचर्स दे देती है, दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो शुरुआत करते हैं बच्चों एसेट परचेज करने से। तो एसेट परचेज जब की जाती है तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाता है और वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर या फिर टू वेंडर्स अकाउंट, आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, एसेट हमारी एक एसेट ही है और एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, और वेंडर एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो एंट्री का लॉजिक ये है बच्चों। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं कि अगर हम सिर्फ एसेट ना खरीद के पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लें, वेंडर का एक रनिंग कंपनी को टेक ओवर करते हैं, एक रनिंग बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, तो उसकी एंट्री देखिए बच्चों किस तरह से बनती है। ये एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर या टू वेंडर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब होता क्या है बच्चों कि बिजनेस जब हम किसी का टेक ओवर करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारी डील किस अमाउंट पे हुई है। जिस अमाउंट पे हमारी डील हुई है उसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन, जो वेंडर में अमाउंट में लिखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। जो वेंडर के अमाउंट में जो लिखा जाएगा वेंडर के अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, जिस अमाउंट में हमारा सौदा हुआ है या फिर हमारी डील हुई है। तो एंट्री बनती है हमारी इस तरह से, सन्ड्री एसेट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटी क्रेडिट। इनका लॉजिक तो आपको समझ में आ ही रहा है कि एसेट बढ़ रही है इसलिए डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है वो क्रेडिट। अगर एसेट के नाम पता है नाम लिख दीजिएगा, लायबिलिटीज के नाम पता है नाम लिख दीजिएगा, वेंडर में जितने में सौदा हुआ वो लिख दीजिएगा। अब एक टर्म होती है बच्चों जिससे हम कहते हैं नेट एसेट्स। मैं आपको उसके बारे में बताता हूं बच्चों। ये देखिए बच्चों, एक टर्म होती है नेट एसेट्स। तो आपकी जो नेट एसेट्स है बच्चों, वो आपको ये देखना होता है कि आपकी नेट एसेट जो है वो परचेज कंसिडरेशन से बड़ी है या छोटी है। अब नेट एसेट निकलती कैसे है पहले वो बता दूं। नेट एसेट का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों? अब नेट एसेट आपकी अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपको एक जो बिजनेस है वो कम पैसे में मिल गया उसकी नेट वर्थ के कंपैरिजन में। तो ये आपके लिए कैपिटल गेन होगा और उस केस में कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे आप। क्लियर बच्चों? लेकिन अगर नेट एसेट छोटी है परचेज कंसिडरेशन से, तो इसका मतलब आप वेंडर को उसकी नेट वर्थ के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं और वो अमाउंट कहलाता है परचेज गुडविल। उस केस में गुडविल अकाउंट डेबिट कर दी जाती है। ठीक है बच्चों? तो अगर आपको फ़ायदा हुआ बिजनेस खरीदने में तो आप कैपिटल गेन मान के इसे कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। अगर आपने ज़्यादा पैसा पे करा है एज कम्पेयर टू द परचेज कंसिडरेशन, सॉरी एज कम्पेयर टू द नेट वर्थ, परचेज कंसिडरेशन अगर ज़्यादा अमाउंट की है तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो वो आप कंपनी के गुडविल के नाम का कर रहे हो। क्लियर बच्चों? और अगर नेट एसेट और परचेज कंसिडरेशन बराबर ही हैं, यानी जितने की है बिजनेस की वर्थ है आप उतने का ही उसको खरीद रहे हो, तो ना ही गुडविल आएगा डेबिट साइड, ना ही कैपिटल रिजर्व आएगा क्रेडिट साइड। क्लियर बच्चों? अच्छी तरह से क्लियर हो गई नहीं मेरी बात? अब बात करते हैं बच्चों एक ऐसी सिचुएशन की जब परचेज कंसिडरेशन दे ही ना रखी हो। तो ऐसे में हम परचेज कंसिडरेशन को नेट एसेट के बराबर ही मानते हैं। परचेज कंसिडरेशन दे ही ना रखी हो का मतलब होता है कि सिर्फ बता दिया कि एसेट्स इतने के लिए हैं, लायबिलिटी इतने के लिए हैं, और बताया नहीं कि सौदा कितने में हुआ है, ना ही ये बताया कि आपने पेमेंट क्या किया था, मतलब ठीक है वो हमें पेमेंट खुद निकालना है। तो ऐसे में हम नेट एसेट्स को परचेज कंसिडरेशन के इक्वल मान लेते हैं, यानी कि उस केस में ना ही आपका गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, ना ही आपका व्हाट डू यू कॉल कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर बच्चों? तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। अब अगर आपका वेंडर आपसे ये कहता है कि भाई मुझे केवल डिबेंचर्स मत दीजिए, मुझे कुछ पैसा कैश भी दे दीजिए, मुझे कोई आप बिल एक्सेप्ट करके दीजिए जिसका पेमेंट मुझे बाद में कुछ टाइम बाद मिल जाए,
तो आप उस केस में अगर आप वेंडर को कोई पैसा देते हो तो वेंडर डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। लॉजिक सिंपल है, वेंडर एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर को भी आप पे करोगे तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा और बैंक का बैलेंस कम होगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बिल एक्सेप्ट करोगे तो एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो वेंडर के लिए अगर आपको बिल एक्सेप्ट करते हो या फिर वेंडर को कुछ पैसा देते हो तो वेंडर डेबिट हो जाता है और बैंक अकाउंट या बिल पेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। क्लियर बच्चों, ये मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब अगर हम वेंडर को डिबेंचर्स इश्यू करते हैं तो क्या होता है? तो देखिए बच्चों, आप लोग जानते ही हैं जो डिबेंचर्स हैं वो पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे कैसे भी इशू किए जा सकते हैं। तो अगर आप वेंडर को वो डिबेंचर्स पार पे इशू कर रहे हो तो आपकी एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। वेंडर एक लायबिलिटी है, कम हो गई, डिबेंचर्स एक लायबिलिटी है, वो बढ़ गई। जो लायबिलिटी कम हो गई वो डेबिट हो गई, जो लायबिलिटी बढ़ गई वो क्रेडिट हो गई। वेंडर में परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ जाएगा, या परचेज कंसिडरेशन में अगर आप कुछ कैश पे कर चुके या बिल एक्सेप्ट कर चुके तो उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा, बाकी अमाउंट आ जाएगा। और डिबेंचर्स में आपका नंबर ऑफ डिबेंचर, जितने भी आपने डिबेंचर इशू किए होंगे नंबर वाइज, उनको उनकी फेस वैल्यू से इंटू कर दीजिएगा, आपका डिबेंचर्स में अमाउंट फिल हो जाएगा। फिलहाल क्योंकि आपने पार पे इशू किया है तो जितना अमाउंट वेंडर को देना है उतने ही अमाउंट के डिबेंचर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि आप डिबेंचर्स पार पे इशू कर रहे हो। यही डिबेंचर्स अगर आप प्रीमियम पे इशू करते हो बच्चों, तो जब आप डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू करते हो तो उस केस में एंट्री बनाई जाती है वेंडर डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये X% डिबेंचर्स की जगह आप लोग लिख सकते हो जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी डिबेंचर्स की, 6% डिबेंचर्स, 80% डिबेंचर्स, ये इसका इंटरेस्ट का टैग होता है जो हर डिबेंचर के साथ लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में अगर आप डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो इसका मतलब आप वेंडर को जो है कम फेस वैल्यू वाले डिबेंचर इशू कर रहे हो एज कंपेयर टू, सॉरी मैं ये नहीं कहूँगा कि कम, जितना वेंडर को पे करना है उससे कम वर्थ के डिबेंचर इशू कर रहे हो, क्योंकि इसका मतलब आप अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। सपोज वेंडर को आपको देने हैं 12 लाख रुपए और डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू आई वो केवल 10 लाख रुपए आई। इसका मतलब आपने उस 12 लाख में 2 लाख तो अपना प्रीमियम के से ले लिए हैं, तो इसका मतलब आपने डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं। लेकिन डिबेंचर्स में आपको नंबर इंटू फेस वैल्यू ही डालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर जितने इशू किए गए थे और इंटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपने होगा जितना वेंडर को पे करना है और जितना फेस वैल्यू है उनका जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बच्चों की नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकाले जाते हैं, किस फॉर्मूले का यूज करके निकाले जाते हैं टू बी इशू टू वेंडर। क्लियर मेरे बच्चों? यही बच्चों अगर आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है तो आपकी एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट या वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स, या जो भी आपके परसेंटेज होगी क्वेश्चन में वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर डिबेंचर्स की फेस वैल्यू जितना वेंडर को पे करना रह गया है उससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि आप अपना डिबेंचर में डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। फॉर एग्जांपल वेंडर को तो देने हैं 12 लाख, मगर डिबेंचर जो इशू के उनकी वर्थ है, उनकी फेस वैल्यू है 15 लाख। इसका मतलब आप डिबेंचर्स 3 लाख के इशू डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, और डिस्काउंट एक खर्चा है, उस खर्चे को आपको जो है डेबिट ही कर जाते हैं जब खर्चे इनकर्ड होते हैं, दैट्स वाई। वैसे ही डिस्काउंट एक कैपिटल लॉस है, और कैपिटल लॉस जो होता है वो डिस्काउंट जो है उसी साल राइट ऑफ कर देना चाहिए जिस साल वो इनकर्ड होता है। तो इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे बच्चों। क्लियर बच्चों? तो अब ध्यान रखिएगा एक बात को और, कि ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाले कैसे जाते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, चाहे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने भी निकल के क्यों ना आए, आपको अपने डिबेंचर्स अकाउंट में जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल कर आए हैं इनटू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ही लिखना होता है। कम पैसा होगा तो डिस्काउंट में चला जाएगा, ज़्यादा पैसा होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, बराबर होगा तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं बच्चों असली चीज़ पे, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशू टू वेंडर, कि वेंडर को कितने डिबेंचर इशू किए जाएं। तो वेंडर को कितने डिबेंचर इशू करने हैं उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन पेबल टू वेंडर, यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन वेंडर को देने के लिए रह गई है। सपोज आप परचेज कंसिडरेशन थी 15 लाख और आपने 2 लाख पहले ही पे कर चुके हो वेंडर को चेक के थ्रू या बिल एक्सेप्ट करने के थ्रू, तो उसको माइनस कर दीजिएगा, उस केस में 13 लाख आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। और कुछ नहीं अगर पहले पे किया है चेक से या बिल पेबल एक्सेप्ट करके तो 15 लाख ही रहेगा, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर, यानी आपको पर जितना परचेज कंसिडरेशन वेंडर को देना है उसको डिबेंचर की इशू प्राइस से डिवाइड करेंगे। अब ये इशू प्राइस क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इशू प्राइस होता है वो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकता है अगर डिबेंचर पार पे इशू हुआ है, यानी अगर 100 रुपये का डिबेंचर है और 100 पार पे इशू हुआ है तो इशू प्राइस 100 रुपये हो जाएगा। ये
इशू प्राइस फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट भी हो सकता है अगर आपने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया है, यानी अगर डिबेंचर 100 रुपये का है और वो 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो इशू प्राइस 90 हो जाएगा उस केस में आपका। और ये इशू प्राइस फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी हो सकता है, यानी 100 से ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो, अगर फेस वैल्यू 100 है तो। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर डिबेंचर 100 रुपये का है और आपने 20 रुपये प्रीमियम पे इशू किया है या 20% प्रीमियम पे इशू किया है तो इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर हो जाएगा 120 रुपये। तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज परचेज कंसिडरेशन पेबल टू द वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर। और जो भी नंबर ऑफ डिबेंचर निकल कर आएगा, नंबर इंटू फेस वैल्यू ही डिबेंचर अकाउंट में जाएगा, ध्यान रखिएगा। चाहे डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इशू किए हों, चाहे आपने पार पे इशू किए हों, चाहे आपने प्रीमियम पे इशू किए हों। क्लियर बच्चों? तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई अच्छी तरह से। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों। ये मैंने आपको इशू डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में एक एसेट खरीदने की और एक बिजनेस खरीदने की दोनों की एंट्रीज बताई। या तो आप किसी का सिर्फ एसेट खरीद रहे हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर हो जाएगा। अगर पूरा बिजनेस खरीद रहे हो तो एसेट भी डेबिट, गुडविल भी डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व। गुडविल कब आएगा, कैपिटल रिजर्व कब आएगा और दोनों में से कोई भी कब नहीं आएगा तो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को ढंग से सुनिएगा, ढंग से देखिएगा, नोट्स आपके सामने हैं एंड आई होप मैंने नोट्स को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को पसंद आएगा और आपका जो परसों एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है बच्चों इसके बाद से। ठीक है बच्चों, इसकी हेल्प से। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जरा